व्यूअर्स, मेरे बाहा इमरान और आप देख रहे हैं अभिषेक मिश्रा चैनल। और व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हम एक बड़े ही डिफरेंट और बड़े ही ज़बरदस्त टॉपिक पर और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश के हवाले से हमने देखा कि अब बांग्लादेश का जो झुकाव है वो पाकिस्तान की जानिब है। पाकिस्तान हम हमेशा से मतलब हमेशा से नहीं, अब ये सुनते हैं कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भाई-भाई। अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो उनके साथ मीटिंग करना चाहती है। तो इस पर इसकी क्या डिटेल्स हैं, इसके पीछे क्या हम देखते हैं कि क्या खबरें हैं, आखिर क्यों बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ मीटिंग करना चाह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है इस पर। तो इस पर डॉक्टर अभिषेक क्या एनालिसिस जानेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर को देखते हुए? इसकी क्या डिटेल्स हैं, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। देखिए, आज मैं इस खबर को पढ़ा और उसके बाद जो है मैंने आई वाज अमेज्ड। और यही मुझे समझ में आया कि ये जो हाइपरबोल में बात करते हैं ना, ये जो कुछ लोग हैं बेसिकली बांग्लादेशी मुसलमान हों, चाहे वो, अब मैं इसको कोई रिलीजन का वो बात नहीं करना चाहता, मगर एक जबरदस्ती का हाइपरबोल। बांग्लादेशों की देशियों की पूरी एग्जिस्टेंस भारत के ऊपर डिपेंड करती है। उन लोगों के ऊपर जितने हमने एहसान किए, वो जितना भी कम किया कहा जाए, जितना भी कहा जाए उसके बारे में कम है। जी, तो मैं ये कह रहा था कि वो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें, इंडिया आउट, बांग्लादेश में पूरी मूवमेंट चली इंडिया आउट, हिंदुओं का नरसंहार किया वहां पे उन लोगों ने। उसके पहले से भी बांग्लादेश तो पाकिस्तान से भी वर्स्ट केस है, बाय द वे। लोगों को ये समझ में नहीं आता। 27% हिंदू पॉपुलेशन घटा के वो ले आके दिए हैं 6-7% पे। वहां के जो इस्कॉन के मेन हमारे जो बेचारे पुजारी हैं, उनको उन्होंने जेल में डाल दिया है, ये कहते हुए कि ये वतन का दुश्मन है। अपनी ही कल्चर पे वो, मतलब एक बंगाली दूसरे बंगाली को बंगाली की नजर से नहीं देखता, वहां पे एक बंगाली दूसरे बंगाली को हिंदू मुसलमान की नजर से देखता है। तो ये तो होना ही था। और मैं तो कहूंगा प्रधानमंत्री मोदी से या ऐसे कि इनको पहले आने दे घुटनों पे, कोई इनकी फाइनेंशियल हेल्प नहीं की जाए। जो मनुष्यों को सिर्फ और सिर्फ धार्मिक चश्मे से देखते हैं, ऐसे लोगों के साथ कोई मुरव्वत नहीं की जानी चाहिए। अभी मैं ये जो न्यूज पढ़ रहा था रिवाहा जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसमें जो यूनुस साहब हैं वो पैरों पे आए हैं, घुटनों पे, कि हमको मीटिंग चाहिए प्रधानमंत्री मोदी से। और ये मैं आपके व्यूअर्स के लिए शेयर कर देता हूं ताकि वो भी इसको देख पाए। Bangladesh request for a meeting between its interim government's chief advisor Muhammad Yunus and the Prime Minister Narendra Modi at the upcoming BIMSTEC summit is under consideration. External Affairs Minister S. Jaishankar is learned to have told a parliamentary panel meeting here. यानी कि जो बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के जो एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस साहब, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से एक बायलैटरल मीटिंग की डिमांड करी है, जो क्योंकि ये बिम्स्टेक जो समिट है वो होने वाला है अगले महीने मेरे ख्याल से ये होगा। जो लोग बिम्स्टेक के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि बिम्स्टेक का जो पूरा नाम है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशंस। ठीक है ना? तो इसमें कई देश हैं, जैसे आप भूटान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। सो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसको कहते हैं बिम्स्टेक। इसमें टोटल 7 देश इसके मेंबर हैं। ठीक है ना? इसकी 2014 में इसको स्थापित किया गया था ढाका, बांग्लादेश में। और इसका सेक्रेटरीट जो है वो भी इन मेंबर कंट्रीज के बीच में मतलब हर मेंबर कंट्री में इसका जो है वो सेक्रेटरीट है। जो प्रिंसिपल्स जिस पे ये फंक्शन करता है, सॉवरेन इक्वलिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल बेनिफिट, ये इसके मेन पर्पस है। इसी बिम्स्टेक के समिट को जो है प्रधानमंत्री मोदी एड्रेस करेंगे। उसमें जो ये यूनुस हैं उन्होंने बोला है कि हमें
एक बायलैटरल बातचीत करनी है। एट पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव, और एस जयशंकर साहब ने पार्लियामेंट्री कमेटी को बोला कि हमारे पास ऐसी रिक्वेस्ट आई है, अभी अप्रूव हुई है कि नहीं हुई है ये मैं नहीं जानता। At Parliamentary Consultative Committee for External Affairs on Saturday, several MPs raised concern on attacks on Hindus in Bangladesh, asking what steps India is taking in this regard, sources said. तो वो लोग पूछ रहे हैं कि चूंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो नरसंहार है, जेनोसाइड इज द राइट वर्ड, उसके लिए इंडिया क्या करेगा, इसको भी देखना पड़ेगा। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि वहाँ पे हमारे जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के भाई बहन हैं, या जो हमारे सिख भाई बहन हो, या कोई और धर्म के जो भाई बहन हो, उनकी सबकी सुरक्षा करना ये भारत का फर्ज बनता है, भारत की ये ड्यूटी बनती है, कर्म है भारत का। Jaishankar briefed the MPs on ties with Bangladesh and Maldives, Myanmar and Sri Lanka. He said that he would speak about Pakistan and China separately at a later date. Jaishankar was also learned to have told the meeting that SAARC was inactive because of Pakistan's approach, and thus India is trying to strengthen BIMSTEC. So मतलब इसका यह है कि SAARC जो है वो पाकिस्तान की वजह से काम नहीं कर रहा, चूंकि SAARC पाकिस्तान की वजह से नहीं काम कर रहा, तो जयशंकर साहब ये कह रहे हैं कि हम इसकी जगह बिम्स्टेक को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये तो होना ही था ना, जिन भारत ने आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, भारत ने आपको पाकिस्तान के जुल्मों से बचाया, पाकिस्तान ने आपको, भारत ने इतना कुछ होने के बाद 1 इंच टेरिटरी नहीं ली, बल्कि ज्यादा टेरिटरी दे करके हमने इनसे 2 बार टेरिटोरियल जो था मैटर उसको सॉर्ट आउट किया। एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसके पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी इनको टेरिटरी दी थी, लेकिन उसके बाद भी ये लोग भारत का जो है वो धन्यवाद ज्ञापित करने की जगह भारत को आंखें ही दिखा रहे कि हम पाकिस्तान से दोस्ती करें। आप कीजिए, पाकिस्तान से दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं, हर देश एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए, मगर आप पाकिस्तान से दोस्ती करके न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे भारत के अगेंस्ट में, आपकी इतनी औकात और क्षमता है? भारत चाहे तो मसल के रख दे आपको, लिटरली मसल के रख दे, पर आप जो लोग हैं जो वो इस तरह के गीदड़ भभकी दे रहे हैं, जो वो हाथ खिलाता है उसको नहीं काटते। भारत के लाइन ऑफ क्रेडिट के बल पे आप जिंदा हो, भारत ने 2 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट इनको दिया हुआ है, उसमें से ये पैसे उठाए हैं, भारत ने इनको इतनी बार बनाया, और ये जो है भारत को ही आंखें दिखा रहे हैं। तो ये तो होना ही था रिभाजी, इसको आप क्या कीजिएगा। मगर ये देख लीजिए कि दुनिया कितनी में कितने कृतज्ञ लोग रहते हैं, कितने कृतज्ञ लोग रहते हैं, जो कि आपके द्वारा किए गए उपकार कभी कभी स्वीकारते नहीं है, बल्कि आपको ही आंखें दिखाने लगते हैं। और बांग्लादेश इसका एक एग्जाम्पल है, हमने उनको जेनोसाइड से बचाया था। जी सर, इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जब ये रिजीम चेंज हुई बांग्लादेश में, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भारत ने बायकॉट कर दिया और उस पर प्रोजेक्ट्स परस्यू नहीं हुए। फिर उसके अलावा हम देखते हैं कि हिंदुओं को उनके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, यानी कि जो बांग्लादेश में उनके शहर हैं, उन पर काफ़ी जेनोसाइड हुआ, काफ़ी लोग हिंदुओं पर जुल्म मजालिम ढाए गए, ऐसी खबरें हमें बताती हैं सोशल मीडिया, इंडियन मीडिया पे भी हम सुन रहे हैं। और दूसरी जानिब इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या अब कोई बेहतरी नजर आएगी? कैसे इसको देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत अच्छी बात की आपने, मुझे पता है चूंकि आपका दिल बहुत अच्छा है, और आप जैसे जो प्रोग्रेसिव मुसलमान हैं वही फेस होने चाहिए एक अच्छी सोसाइटी का, जो सबके बारे में सोचती हैं। तो आप पाकिस्तान का एक प्रोग्रेसिव फेस है, आप पाकिस्तान की एक जिसे कह लीजिए फ्यूचर हैं, जो कि हम सब देखना चाहते हैं। तो अब देखिए, मैं आप जो वहाँ पे हिंदुओं के साथ जेनोसाइड हो रहा है, ये वो लोग हैं जो ये नहीं समझते कि वो अपना ही जेनोसाइड कर रहे हैं, अपने ही भाइयों बहनों का वो कत्लेआम कर रहे हैं। लेकिन कर्म तो देखिए जो होता है ना, लॉ ऑफ कर्म, वो बहुत जल्दी सामने आ जाता है। इनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हालत है, 2 दिन पहले इकोनॉमिक टाइम्स में एक न्यूज़ छपी थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा फिर से स्क्रीन पे, वो पढ़ देता हूँ लोगों को ताकि समझ में आए कि इनके टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हाथ क्या है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है, और ये 22 मार्च की है, और आज 23 मार्च, एक दिन ही हुआ है। The textile industry in Bangladesh, the country's biggest foreign exchange earner, is staring at its worst crisis in recent years, exacerbated by abysmal support from its interim regime in Dhaka. Worst crisis in recent years. और जो इनको जो इंटरिम रिजीम है उसका जो सपोर्ट है, उसकी वजह से इनकी ये हालत हुई है, ठीक है ना। अनंत जलील, a prominent Bangladeshi entrepreneur dealing in ready-made garments, alleged earlier this week that the Bangladeshi economy might collapse soon, as the chief advisor Mohammad Yunus is forcefully shutting down the garment sector. वो ये कह रहे हैं कि ये जो
मोहम्मद यूनुस की सरकार है वो बांग्लादेशी जो ये गारमेंट सेक्टर है उसको बंद कर रहे हैं, और अगर यही चला तो बांग्लादेश की इकोनॉमी डूब जाएगी। ये वहां के, ये अनंत जलील करे जो कि वहां का मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट है। Addressing a public forum, Jalil claimed that millions of workers have been rendered jobless and that Bangladesh garment-related businesses are losing. ये इनका वो ट्विटर पे वो बहुत फेमस हो रहा, अगर आपने नहीं देखा हो तो उनको देखिएगा ट्विटर पे। ये जो बांग्लादेश के ये जो हैं भाई साहब, इनका जलील साहब, वो उनका एक स्पीच है तो बहुत फेमस हुआ है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, अगर वो ये लीजिए, ये इसको भी मैं शेयर करता हूँ। दोनों ही मैं इसके न्यूज के पहले তত আপনাদের পিছনে লাইন ধরে স্লোগান করবে, এটা চান আপনারা? দেশে মানুষ থাকতে হবে, আপনারা কি মানুষ ছাড়া রাজনীতি করবেন? দেশে মানুষ দরকার নেই আপনাদের, সবাইকে বেকার করে রাজনীতি করবেন? মানে যত বেকার হবে তত আপনাদের পিছনে লাইন ধরে স্লোগান করবে, এটা চান আপনারা? লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হয়ে গেছেন। এই লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হওয়াতে বাংলাদেশে এখন আপনাদের ছিনতাই বেড়ে গেছে, সন্ত্রাসী বেড়ে গেছে। এই যদি আমার ইন্ডাস্ট্রি এখানে বন্ধ হয়ে যায়, এই 12,000 লোকের কত লোক এখানে সন্ত্রাসী হয়ে যাবে কল্পনা করতে পারবেন না। মানুষের জীবন চালাতে পারবে না, এখানে লুটপাট শুরু করবে, দিনে দুপুরে দেখা যাবে ডাকাতি শুরু করে দিছে। যখন মানুষের কাজ থাকবে না, ক্ষুধা থাকবে, তখন মানুষ কিনা করবে। वो बोल रहा है कि अगर यही हालत रहा तो लोग एक दूसरे की कत्लेआम करेंगे, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लाखों लोग जो है वो रोड पे आ गए हैं, और अगर आप इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं तो इसका ये तो फिर आप देख लीजिए, रोड पे सड़कों पे दंगे मचेंगे। আমি একটি কথা দিয়ে শেষ করতে চাই যে গার্মেন্টস মালিক ভাইয়েরা, আপনারা কাপুরুষের মতো এই ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ করে চলে যায়েন না। আমাদের সাথে বিজিএমইএ সংগঠন যেটা আছে সারাক্ষণ আমাদের সাথে কপারেশনে থাকতে হবে। বিজিএমইতে কিছু লোক আছে তারাও লিড দেয়, এই লিড বন্ধ করতে হবে। বিজিএমইতে 98% যদি ভালো লোক থাকে, 2% লোক আছে এই শ্রমিক লিডারদের সাথে মিশে লিড দেওয়ার চেষ্টা করে, দলাদলি করার চেষ্টা করে। গার্মেন্টস কোনো রাজনীতির বস্তু না, এটা ইন্ডাস্ট্রি, এটা কোনো রাজনীতির খেলার মাঠ না। এখানে আওয়ামী লীগ আসবে, বিএনপি আসবে, ও আসবে, সে আসবে, এটা নিয়ে পলিটিক্স করবে, এটা কোনো রাজনীতির মাঠ না, এটা কর্মসংস্থান, এটা ইন্ডাস্ট্রি। এইটা বাঁচলে দেশ বাঁচবে, এইটা বাঁচলে আপনারা রাজনীতি করতে পারবেন। দেশে মানুষ থাকতে হবে, আপনারা কি মানুষ ছাড়া রাজনীতি করবেন? দেশে মানুষ দরকার নেই আপনাদের, आपको लोगों की जरूरत नहीं है। आप जो है ये इंडस्ट्री है, ये राजनीति का खेल नहीं है, ये कर्म का खेल है। और क्या जब लोग ही नहीं रहेंगे, इकोनॉमी नहीं रहेगी, तो क्या आप कैसे इकोनॉमी चलाएंगे? लूजली ट्रांसलेटेड मेरा, सो खैर एनीवेज। यही अनंत जलील, प्रोमिनेंट बांग्लादेशी, उन्होंने कहा एड्रेसिंग अ पब्लिक फोरम, जलील क्लेम दैट मिलियंस ऑफ वर्कर्स हैव बीन रेंडर्ड जॉबलेस एंड दैट बंगाल्स गारमेंट रिलेटेड बिजनेसेस आर लूजिंग देयर मार्केट वर्ल्ड वाइड। क्योंकि देखिए ऐसा होता था, मैं जब जब मैं था जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, यूरोप में किसी भी कंट्री में रहा हूं, तो वहां पे जो रिवाजी, वहां की जो भी ये जो सस्ती दुकानें होती हैं, इवन ज़ारा वारा में भी उतनी भी सस्ती नहीं, और दो तरह की दुकानें होती थी। जैसे आप मान लीजिए, आप जो बहुत फेमस है, मेरे दिमाग से उसका नाम ही उतर गया, देखिए वो जो मीडियोकर रेंज की प्राइस वाली जो दुकानें होती हैं, ये जो मैंने अभी पहना है ये भी उसी का ही है। प्राइमार्क करके एक लंदन की कंपनी है जो इस तरीके के सस्ते टी शर्ट आती है। ये मुझे याद है, मैंने 2 या 3 यूरो में या 4 यूरो में, 4 से 5 यूरो से ज्यादा की कीमत नहीं है इसकी, मैंने खरीदा था। उसी तरीके से ये जो इंडस्ट्रीज है, इनके में जो कपड़े बिकते हैं वो सारे बांग्लादेश से आते थे। एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स था बांग्लादेश, आज वो खत्म कर दिया उन्होंने हिंदू नफरत में आकर के। और जिसने हिंदुओं से पंगा लिया है, अपनी भारत से पंगा लिया, वैसे भीख मांगने पे आ गए हैं। आज वो यही कह रहा है
Jalil claimed that Yunus is eliminating all incentives for the garment industry, particularly during the Ramadan period and ahead of Eid. This was one of the rarest outbursts from a leading Bangladeshi businessman since the ouster of Prime Minister Sheikh Hasina last August. Bangladesh garment industries contributes to as much as 84% of its foreign exchange earnings annually. The industry is also a major employer, more than 4 million people directly and nearly 15 billion indirectly, with a major share of women. बांग्लादेश की जो ये कपड़ा इंडस्ट्री है, ये पूरे बांग्लादेश का जो फॉरेन इनकम होता है, फॉरेन एक्सचेंज का जो इनकम होता है, 84%, 84% उसका जो फॉरेन रिजर्व आता है बांग्लादेश में, वो बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट से आता है। आप सोच लीजिए, इसमें ये जो है, ये इंडस्ट्री बांग्लादेश की मेजर एम्प्लॉयर है। 40 लाख लोग इससे डायरेक्ट जुड़े हैं और 15 लाख लोग, 1.5 करोड़ लोग जो है वो इससे इनडायरेक्टली जुड़े। 1.5 करोड़ लोग, अब आप सोच लीजिए, इनडायरेक्टली यानी करीब करीब 2 करोड़ लोगों की एम्प्लॉयमेंट है। 2 करोड़ लोगों का एम्प्लॉयमेंट अगर हम मान ले कि चूंकि बांग्लादेश है और एक घर में अगर 6 लोग भी रहते हैं, तो ये आप समझ लीजिए 12 करोड़ लोगों की बात हो रही है। बांग्लादेश का पॉपुलेशन भी 24 करोड़ के आसपास होगा, यानी हाफ ऑफ द बांग्लादेश की बात हो रही है ये। क्योंकि अगर ये 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों का एम्प्लॉयमेंट है, तो ये एक पे एक परिवार अपना सपोर्ट करता है 5-5 6-6 लोगों को। हालत आप समझ लीजिए क्या है। तो ये तो इनकी हालत है, इनके पास खाने के पैसे नहीं बचे। इनका हालत तो मालदीव जैसा होगा, ये रोड पे आएंगे, ये जो कत्लेआम मचा रहे थे और हम ये दिखा देंगे और हम F-16 ले लेंगे, हम पाकिस्तान से F-17 थंडर लेकर के और अटैक करेंगे, इनके जो सपने देख रहे थे, ये भूखे मरेंगे। इनको आप याद रखिएगा, अपनी औकात से ज्यादा जब आदमी बात करता है तो यही होता है। भूल जाते हैं कि ये भारत ने इनको जो है इनकी जान बचाई, भारत ने इनको सरों पे प्रोटेक्शन का तिरपाल दिया, पैसे दिए, रुपया दिया, क्या क्या नहीं किया भारत ने। और कह रहे हैं इंडिया गेट आउट के वो चला रहे हैं। इंडिया के लोगों ने वहां जाकर के इंडस्ट्रिया लगाई है, पाला पोसा लिटरली इनको, ये हमें आंखें दिखा रहे हैं, आ गए औकात पे। जी डॉक्टर साहब, चलें, ये तो हमने इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन पे बात कर ली। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन के हवाले से। अब देखें तो अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। 25 दिसंबर को कायदे-आज़म मतलब कायदे-आज़म बॉर्न हुए थे, तो उस पर 25 दिसंबर में बांग्लादेश में केक काटा गया था और उनका बरसी जो है वो सेलिब्रेट की गई थी, और जिस पर हमने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए थे। तो इसको आप कैसे देख रही हैं कि आप बांग्लादेश का झुकाव जो है वो पाकिस्तान की जानिब है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश सॉवरेन कंट्री है, वो किससे रिलेशन मानता है, नन ऑफ आवर बिजनेस। मगर बांग्लादेश अगर पाकिस्तान में जिन्ना की बर्थडे पे अगर केक काटना चाहते हैं तो काटे, उनसे हमें क्या लेना देना है। पर क्या पाकिस्तान एक कोई सक्सेसफुल स्टेट तो नहीं है? दोनों की हालत तो इकोनॉमिकली खराब ही है ना, रिभाजी है, तो आप भी जान रही है। तो वो किसी का केक काटे। पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर एक बहुत अच्छा रिलेशन, क्या दे रहे हैं विश्व को ये दोनों देश? कुछ नहीं दे रहे। तो आप भाई, रिश्ते तो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश तीनों के बीच में अच्छे होने चाहिए। क्यों सिर्फ भारत और क्यों सिर्फ बांग्लादेश और भारत? मगर क्या आप सिर्फ इस्लामिक आइडेंटिटी के सहारे चलना चाहते हो? इस्लामिक आइडेंटिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपकी इस्लामिक आइडेंटिटी है कि आप हिंदुओं को खत्म कर दोगे? ऐसे नहीं चलता। आपको जिन्ना साहब के बर्थडे पे केक काटना काटे, जिन्ना से हमारा क्या लेना देना है? आपको काटना है काटे, लेकिन इसी जिन्ना की वजह से आप कटे। ये जो आप 1971 में फेस किया आपने, ये उन्हीं की वजह से, टू नेशन थ्योरी की वजह से। क्यों तब कह रहे थे कि हम बंगाली है और हम जो है अलग है और वो है? तब भारत में आ रहे थे शरण मांगने, कलकत्ता में बंगाल की सड़कों पे जाम लगा दिया था। इतने लोग आ गए थे कि सरकार बंगाल की उस समय पश्चिम बंगाल जो सरकार थी वो डर गई कि भाई हम कहाँ से खाना खिलाएंगे इनको, ये लॉ एंड ऑर्डर का समस्या क्रिएट कर देंगे हमारे यहाँ। आज भी रोहिंग्या भारत में जो है वो घूम रहे हैं, इधर उधर अपराध करते फिर रहे हैं। तो पाकिस्तान से संबंध क्या कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का संबंध था? कोई इकोनॉमिक प्रिंसिपल रिवॉल्यूशन लेके आ रहे थे? क्या लेके आ रहे थे? तो कुछ नहीं लेके आ रहे थे, कुछ था ही नहीं और ना हो सकता है। बोथ द कंट्रीज आर बैंकक्रप्ट। आज इंडस्ट्रीज जब फ्लाइट करने लगी, समझ में आ गया इनको। और ट्रम्प साहब ने तो कह दिया था, तो भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध से हमको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है।
अनलेस अंटिल की वो दोनों मिलकर के एक कंबाइंड जहाज लॉन्च कर दे इंडिया के अगेंस्ट में कि हमें इंडिया पे, यही तो बात करना है उनको, और क्या बात करेंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल जाएगा तो उसका एक ही है कि इंडिया को कैसे बर्बाद करें, और वो मिल के आके करके देख लें, कोई मैच नहीं है। तो वरना सर आप एक देश दूसरे दोस्त के साथ दोस्ती करता है तो हमारा क्या लेना देना है। आपका बांग्लादेश के साथ किसकी दोस्ती है किसकी नहीं, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर आपकी दोस्ती इसलिए है, आप मित्रता इसलिए करो कि हमें भारत को नुकसान पहुंचाना है, तो फिर तो आपको सबक सिखाया जाएगा। और ट्रंप साहब ने तो बांग्लादेश को प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जो है भारत के बांग्लादेश के 24 करोड़ लोगों के भाग्य विधाता है इस समय। वो जो कहेंगे वही होगा बांग्लादेश में, ये आप याद रख लीजिएगा। ये जो इन्होंने तख्ता पलट किया, ये तख्ता पलट इनके मुंह में जाएगा, क्योंकि अब वहां पे रिजीम चेंज हो रखा है। यूएसएड से जो खेल खेलते थे ये लोग दुनिया भर में गवर्नमेंट्स को डिसेबल करने का या गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज करने का, वो खेल का समय जा चुका है। अब खिलाने को पैसे नहीं होंगे। ये यूनिस, इनको जो सो कॉल्ड नोबेल प्राइज मिला था, इनको सारी की सारी इनकी जो हेकड़ी है वो सामने आ जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के। ये बात आप याद रखिएगा, जो वो कहेंगे वही होगा। तभी वो पैर पे आए हुए यूनुस कि भैया हमसे मीटिंग कर लो, अभी तक तो आंखें दिखा रहे थे। सर सर बीइंग अ इंडियन, आप तो अपने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे यहाँ पर, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कहा यह जाता है कि जो 1971 की वॉर हुई थी और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था, उसके पीछे जो है वो सारा जो है वो इंडिया का किया धरा था, ये कहा जाता है पाकिस्तान में। और अब जो रिजीम चेंज हुई इस पर पाकिस्तान जो है वो इंडिया में ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तानियों ने करवाया। तो ये क्या, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान और इंडिया किसको ब्लेम कर, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं सेपरेशन के पीछे, और किसकी साजिश हो रही है, कोई और साजिश कौन। नहीं है ये, नहीं देखिए मैं समझ गया आपका प्रश्न, कोई साजिश नहीं है। पाकिस्तान जब से बना उसने भारत को तबाह करने के काम किए, साजिश नहीं है। इसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स है, एविडेंसेस है, कोई साजिश नहीं है इसमें। तो 26/11 क्या पाकिस्तान ने नहीं करा था? आपके खोसा साहब का आर्टिकल पढ़ लीजिए, द डॉन में छपा था। तहव्वुर राणा को अभी अमेरिका ने इंडिया एक्स्ट्राडाइट कर दिया। तहव्वुर राणा एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है, अब उसका इंडिया में भी वो चलेगा 26/11 के लिए। क्या पाकिस्तान ने 5 जिहाद नहीं लड़े इंडिया के साथ? 5 जिहाद आप लड़ चुके हो, 1965 में, 1948 में, 1971 में, फिर उसके बाद कारगिल में। आप कब से कब लड़ाई लड़ते चले जा रहे हो। फिर उसके बाद आपने इनडायरेक्ट वो गुरिल्ला वार शुरू कर रखा है आतंकवादियों के उसमें। तो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये सर सच दोनों है। तरफ से, सर दोनों तरफ से वॉर अगर नहीं है ये होती है दोनों तो तरफ से, दोनों ये तरफ से। फॉल्स इक्विवेलेंस है। मैं भारत को जानता हूँ, मैं भारत की मानसिकता को जानता हूँ। भारत रिएक्शन में कर रहा है। देखिए ऐसा होता है ना, एक आदमी आया आपको थप्पड़ मार दिया, उसके बाद आपने उसको फिर थप्पड़ मारा, तो दूसरा थप्पड़ आपका रिएक्शन है। अगर पहला थप्पड़ नहीं आता तो वो थप्पड़ भी नहीं मारती हैं आप एक सीधी सादी व्यक्ति हैं, दोनों को आप सेम नहीं कर सकती हैं। तो इंडिया जो करता है वो एक रिएक्शन में करता है कि आप हमें परेशान कर रहे हो। इवन आपके जो डीजीआईएसपीआर ने जो अभी चलवाया था, हमारे एनएसए जो है अजीत डोभाल साहब का स्टेटमेंट शास्त्री यूनिवर्सिटी में, अजीत डोभाल साहब ने उसमें कहा था, इफ यू विल डू वन बंबई यू लूज बलूचिस्तान। अगर तुम बंबई करोगे तो, नहीं बंबई करोगे चुपचाप से रहो, खुश रहो, क्या दिक्कत है। पर वो ये देखे बलूचिस्तान में वो ये मारे कि हम बंबई करें मगर तुम बलूचिस्तान मत करो। अरे तो क्यों कर रहे हो बंबई? जियो शांत से, जियो चुपचाप से, अपने लोगों को पढ़ाओ लिखाओ, उनके सर इसका जीवन का। मतलब सर इसका मतलब जो ये बलूचिस्तान में हो रहा है, तो आपका कहने का मतलब ये है कि सारा ये रॉ की साजिश है, क्योंकि हमारे डीजीआईएसपीआर ने भी कहा कि जो है ये इंडिया ने और टीटीपी वालों ने, यानी कि किस बात की अफगानिस्तान वालों साजिश ने। करनी है हमें? किस बात की साजिश करनी है कि बलूचिस्तान में डिस्टेबलाइज हो, वहां के लोग जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो जाए? अकबर बुगटी के अगेंस्ट में हमने, अकबर बुगटी भी हमारे साथ थे, उसके पहले 4-5 बार जो रिवोल्ट हो चुका है वो भी हमारे साथ थे। अगर हमें करना होगा तो हम सेना भेज के तोड़वा देंगे बलूचिस्तान को, हम नहीं करते ये सब चीजें। हाँ, हो सकता है कि भारत ने 1-2 टारगेटेड किलिंग करवाई हो, उन लोगों को मरवाया हो जो 26/11 में रहे हो, या जो आपका ये हाफिज सईद के ऊपर जो अभी अटैक हुआ, वो मैं मान सकता हूँ कि थ्रू तालिबान उन्होंने कुछ करवाया होगा। मगर बलूचिस्तान का ऐसा मैटर नहीं यानी है कि कि सर कोई रॉ का। आप मान रहे हैं कि आपका होल्ड है अफगानिस्तान में और तालिबान में, जो वो
मतलब इस तरह की टेररिज्म एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब अल खंदक जो उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च करवाया, उसके पीछे भी इंडिया की ही एक कह सकते हैं कि इंडिया ने ही ये नहीं, एक इंडिया वो काम कभी नहीं। देखिए, एक देखिए ऐसा है, अल खंदक और अल बदर का रिस्पॉन्स है ना, आप अल बदर मत बंद कर दीजिए। अल खंदक भाई, अब इंडिया कभी भी देखिए, इस्लाम इज थ्रेट टू इंडिया। भारत कभी इसके साथ नहीं खेलेगा। वो तो आपकी लड़ाई है कि हमें टीटीपी चाहिए या नहीं चाहिए, आप लड़ रहे हो। टीटीपी कह रही है हम शरिया लगाएंगे, आप कह रहे हो हम शरिया नहीं लगाने देंगे। गलत तो आप हो ना, इस्लाम के नाम पे देश लगाया लिया, तो क्यों शरिया नहीं लगाने दे रहे हो? आप तो इस तालिबान का आपने सपोर्ट किया था, आपने कहा था कि हम तो गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। आप मेरी बात ही नहीं समझ रही है। टीटी हमारा तालिबान पे आज की डेट में इन्फ्लुएंस है, आपका क्या इन्फ्लुएंस नहीं था? आपने IC-814 जो हवाई जहाज था उसको किडनैप करके कांधार में जब उतरवाई थी और 6 डीडेड क्रिमिनल मौलाना मसूद अजहर और इनको छुड़वाया था, तब आपने कभी माफी मांगी उसके लिए? और उनको आज तक अपने देश में रखे हुए हो। भारत के डीडेड क्रिमिनल IC-814 आपने वो तो टीवी पे है। वो क्या किया था आपने? आपको लगता है उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा? रिवाज जी, कोई आपके साथ जाति करेगा, आप उसको पलट के जाति का जवाब नहीं देंगी? तो उस समय तालिबान पे आपका कब्जा था, आपने तालिबान के थ्रू IC-814 करवाया। आज तालिबान को आज भारत चाहिए, तो भारत अपने दुश्मनों को मरवा रहा है। और किसको मरवा रहा है भारत? कौन है ये ऑफिस से? ये इंजीनियर है, PhD है, इनका पेपर सबमिट हुआ है, ये कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं आपकी सोसाइटी को? आज जो आप जिस गरीबी भुखमरी का शिकार है, उसके पीछे ऐसे लोग हैं। आपके समाज में से फॉरेन इन्वेस्टमेंट गायब हो गई है, पाकिस्तान कोई आना नहीं चाहता, पाकिस्तान का पासपोर्ट नीचे से दूसरा, ये सब भारत ने साजिश करके करवा दिया। अपने कर्मों को आपने, ये जो ग्रूमिंग गैंग बच्चियों के साथ आपने लंदन में किया है, ये भारत ने करवाया है। ये कौन सी मानसिकता है कि हम किसी क्रिश्चियन लड़की के साथ सेक्स कर लेंगे तो हम उसको बर्बाद कर देंगे, हमने बड़ा अचीवमेंट कर लिया? ये ऐसे दुनिया चलती है क्या? प्यार मोहब्बत ऐसे होते हैं क्या? आपको किसी से भी प्यार हो सकता है, उसके धर्म से क्या लेना देना है आपका? ये जो सोच आपने बनाई हुई है ना, साजिश कल्पना नहीं करता, थोड़ी बहुत साजिशें हर देश में होती है, इस लेवल का नहीं होता कि नफरत बढ़ा दे। आपने पढ़ा दिया है हम काफिर। ये जो आपके रिजवी थे मौलाना, कि काफिर के साथ वही संबंध रखो जितना तुम्हें टॉयलेट के पानी के लिए चाहिए, ये उनकी फॉलोइंग नहीं है, ये भारत की साजिश है। काफिर के साथ आपके ऐसे संबंध होने चाहिए। मनुष्य जो है वो काफिर है, बस उसकी वही आइडेंटिटी है। कहां पहुंचा दिया आपने? सलमान तासिर को मारने वाला कोई भारत का रॉ का एजेंट था? सलमान तासिर क्यों मारे गए? आसिया बीबी की क्या गलती थी कि फालसा बोलते समय मुसलमान के जग से पानी पी ली थी, इसलिए उसको आप ब्लास्फेमी का केस लगा के उसके ऊपर उसको जान से मरवा देंगे? ऐसे समाज बनाना चाहते हैं आप? ये समाज बनेगा? इतनी नफरत। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप ही लोग का मैं वो देखता हूं जो रिएक्शन टीवी, रिएक्शन चैनल पर रिएक्शन वीडियोस आप लोग लेती है। छोटा बच्चा बोलता है बड़े होंगे भारत को बर्बाद कर देंगे। क्यों कर दोगे बर्बाद? क्या पढ़ा रहे हो स्कूलों में आप? ये रॉ की साजिशें हो रही है। सर हर सोसाइटी में फ्लॉ होता है, लेकिन अगर ये सोसाइटीज में बात फ्लॉ होता है। आपने ये सोसाइटी बनाई है, किताबों सर के थ्रू बनाई। हमारे यहाँ किताबों में नहीं लिखा है कि इस्लाम ऐसा है, इस्लाम वैसा है, ये ऐसे होते नहीं है हमारी किताबों पे। आप अपनी किताबों में ओपनली कह रहे हो कि हिंदू जो चोर होता है या मकार होता है, इस तरह की किताबें लिखी जाती हैं। समाज में गलत लोग हर जगह होते हैं, मैं मानता हूं आपको रिवाज जी, दुष्ट लोग किसी भी समाज में हो सकते हैं, मगर ये सिर्फ एक आप ही हो जो कह रहे हो कि हम साजिश कर रहे हैं। आपके साथ कोई तो एक हो, चाइना ही आप कह रहे कि इंडिया हमारे समाज में साजिश कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ आप हो। बांग्लादेश भी नहीं कहता कि साजिश कर रहा है, मुदाखलत कर रहा है, हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बल्कि वो तो कहते कि हम जीतेंगे, हम उड़ीसा बंगाल और ये सब बिहार, इस पे अटैक करके हम ले लेंगे, क्योंकि वो सब बंगाल का पार्ट था। कोई तो एक कंट्री कह दे कि भाई भारत हमारे यहाँ पे हमको डिस्टेबलाइज कर रहा है। आपके लिए सब ये कहते हैं, आपके लिए आपको ईरान से अटैक होता है, अफगानिस्तान से अटैक होता है, हम ही बदमाश है। अंदर तो झांकिए। सर थोड़ी बहुत तो बदमाशी दिखाते हैं ना आप। नहीं, वो बदमाशी नहीं होती है, वो आपको अपना घर तो बचाना है ना।
रिबाहा जी। चले सर, ये इस तरह की बातें अगर हम लेके बैठेंगे तो ये तो मतलब कभी ना खत्म होने वाली डिबेट है, लेकिन नहीं मैं नहीं, ये जानती खत्म हूँ हो सर। जाएगा, 10 से सर 20 साल में खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप ही खत्म हो जाओगे जब आप ना नफरतों में बेचते हो रिबाहा जी। तो नफरत सबसे पहले खुद को खा जाती है, खुद को खा सर जाती है। ये मैं यहाँ पे आपकी बात से एग्री नहीं करूंगी। हम इंडिया से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। हम चाहते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ ना, यानी कि मैं अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मैं मतलब एक पाकिस्तानी लड़की होने की हैसियत से मैं चाहती हूँ कि हमारे कंट्री के रिलेशन भारत के साथ अच्छे हों। जितनी मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करती हूँ, उतनी मैं इंडिया से भी मोहब्बत करती हूँ, उतनी मैं बांग्लादेश से भी मोहब्बत करती हूँ। उतनी रिस्पेक्ट जितनी मैं पाकिस्तान की करती हूँ, उतनी मैं इंडिया की करती हूँ। और हमारे प्रोग्राम्स जो हम अपने चैनल्स पे चलाते हैं, हमारा मोटिव भी यही है कि हम पीस चाहते हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। और हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हमारे दिलों में कोई नफरतें नहीं है, और हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस बात का ऐलान मैं अपने चैनल्स पे कई बार कह चुकी हूँ, और मैं इस बात पे अरे वो तो हम मद्देनजर मान गए रखते ना, हूँ। वो तो फिर मैं मानता हूँ कि आप जैसी लोग बहुत कम है ना। आप वाकई में बहुत अच्छी हैं निभा जी, आपका दिल अच्छा है, आपके अंदर कोई बेईमानी नहीं है। मैं जानता हूँ आप जो बिल्कुल। कहती हैं, आप दिल से बात तो करती सर हैं। अब मगर पाकिस्तान जो है वो भारत के मगर साथ मेरे रिलेशन कहने बेहतर करना चाहता है। मगर मेरे कहने का मतलब है रिभा जी, आपका चैनल कितने लोग देख रहे हैं और कहाँ देख रहे हैं? सर पाकिस्तान में दोनों तरफ आपकी देखना कोई चाहता है। नहीं, पाकिस्तान में आपकी कोई पाकिस्तान में स्टैंडिंग भी नहीं सर, है। आपका सर चैनल पाकिस्तान पाकिस्तान में में भी नहीं देखा देखा जाता है। जाएगा। अरे मैं करूँ 5% देखा जाएगा, आप जाके अपना व्यूवरशिप का वो देख लीजिएगा। नहीं जी सर। देखेंगे लोग पाकिस्तान में आपको, नहीं देखना चाहते, वो नहीं सुनना चाहते जो बातें आप कह रही हैं। वो साद रिजवी को सुनना चाह रहे हैं, हुसैन रिजवी को सुनना चाह रहे हैं। वो ऐसे ही थोड़े ऑपरेशन बदर हो रहा है, ये सब रॉ करवा रहा है। 4 स्टेट हैं, एक जगह पर अपनी ही लोगों से, एक जगह पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट बन गया है, एक जगह बीएलए बन गया। क्यों? ये सब रॉ ने करवा दिया, सब रॉ ने करवा दिया। रिबाहा जी, आप बच्ची हैं, आपको बहुत अभी समझना पड़ेगा। जो गलतियां हुई हैं आपके बड़ों से, जो जड़ उन्होंने जो बीज डाला है, वो जहरीला पौधा पैदा करेगा। और याद रख लीजिएगा, जब आप दूसरों के लिए जहर खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं ना, तो एक बार उसमें दूसरा गिरता है, परेशान होता है वो, मगर वो थोड़े समय के लिए परेशान होता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा गिरता है, अंत में वही उस गड्ढे में गिरता है। ये याद रखिएगा। मुझे पता है आपका दिल बहुत अच्छा है, आप एक बहुत अच्छी इंसान है, और आप पाकिस्तान को प्यार करती हैं, और करना भी चाहिए। आपका देश है, इसमें आप यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। मगर इससे पाकिस्तान की जो गलत बीज है, वो सही नहीं हो जाएगा। पाकिस्तान में बहुत कमियां हैं। पाकिस्तान नीड्स टू रीविजिट एंड रिकैलिब्रेट इटसेल्फ, वरना पाकिस्तान की जो कमियां हैं वो अंदर से खा जाएंगी, अंदर से खोखला कर देंगी। जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का, कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। व्यूवर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। और हमारी बहन रिबाहा का चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू रिबाहा जी, थैंक यूर रियली स्वीट पर्सन, कि आपने मेरे चैनल पे एंकरिंग की। मैं आपका बहुत बहुत अपने दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू।